हेलो एवरीवन, वेलकम इन रिवीजन क्लासेस। माई सेल्फ हरिकेश अशोक दुबे। आज चलिए फिर शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का अगर मैं आउटलाइन डिस्कस करूं, मतलब इस चैप्टर में मैं लमसम क्या पढ़ने वाला हूं वो बता देता हूं आपको। इसमें मेरा पहला जो टॉपिक है वो है 4.1, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो देखेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से वो देखेंगे। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर। देखिए मेरा पहला सवाल क्या पूछा गया है, कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपके पास जो वस्तु है, जो आपको दिया हुआ सामान है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। अ मटेरियल विच हैज वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा मटेरियल जिसके पास प्रतिरोधक यानी विद्युत तरंग को, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की शक्ति बहुत ही कम होती है, उसे कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आसान शब्दों में कहूँ, जो करंट को प्रवाह करने देता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहने दे अपने अंदर से, वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहने देता है उसके पास लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, उसके पास रेजिस्टेंस कम होता है। जिसके पास कम रेजिस्टेंस है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, एग्जांपल लीजिए, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है, अ मटेरियल विच हैज एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा धातु, ऐसी वस्तुएं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, जो अपने अंदर से बिल्कुल भी करंट को बहने नहीं देते, वो पूरे तरीके से करंट को रोक के रखते हैं, उसे कहा जाता है इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल देखिए, रबर, वुड, ग्लास। अब मैं आपको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में बता देता हूं। जैसे आपके पास अगर कोई लोखंड की वस्तु है या किसी तांबे की वस्तु है, कॉपर की वस्तु है, सोना या चांदी, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये चालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन अगर वहीं आप लकड़ी ले लीजिए, रबर ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कुचालक होते हैं विद्युत तरंग के, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, iron is a good conductor of electricity, but when we pick up a piece of iron resting on the ground, why do not we get electric shock? देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है, आयरन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आप मानते हैं एक लोखंड की रॉड है, ये लोखंड का रॉड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जब ये ज़मीन पे रखा हुआ है, ओके, बट व्हेन वी पिक अप द आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाई डोंट वी गेट द शॉक? अब ये ज़मीन पे रखा हुआ है, मैं आता हूँ, इसे उठाता हूँ, मैं इसको अपने हाथों में होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं उठा लेता हूँ इसे, ज़मीन से ऊपर उठा लेता हूँ, तो मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। क्यों? चलिए देखते हैं। When we pick up a piece of iron resting on the ground, we do not get electric shock because that the piece does not carry any electric current at that time. क्या कहा जा रहा है कि ये लोखंड का रॉड जब ज़मीन पे गिरा हुआ है और मैं आके इसे उठा लेता हूँ, पुल करता हूँ, उठा लेता हूँ, तो इससे मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। नो कैरी एनी इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी करंट वो नहीं रखता अपने पास, यानी उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता उस समय, इसीलिए मुझे वो आयरन पीस उठाने के बाद शॉक नहीं लगता। नाउ अब मैं यहाँ पे आपके साथ 4.1 डिस्कस करूँगा, एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आपने कई बार देखा होगा ऐसे, दिस इज अवर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है। ओके, अब मुझे यही बताना है, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर और एनर्जी इज ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम।
और इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज पर यूनिट टाइम, इट्स SI यूनिट इज वॉट। जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो एक इलेक्ट्रिक वर्क की वजह से आती है, यानी इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क। यानी यहाँ पे मैं पावर और वर्क को फिलहाल के लिए एक मान रहा हूँ। कब? पर यूनिट टाइम, कितने समय में इलेक्ट्रिक पावर गया पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल पावर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर पर यूनिट इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम, ये आपको याद रखना है। इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो यूनिट इसकी डिसाइड हुई है वो है वॉट। इलेक्ट्रिक पावर P, अब इलेक्ट्रिक पावर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा P से। P इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम, यानी P इज इक्वल टू W/T। दोनों जगह ई कॉमन था तो मैं उसको हटा सकता हूँ। ओके ना, तो हमने क्या डिस्कस किया अब तक कि इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम के। ना इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू वॉट इंटू करंट विच इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू V²/R। तो पावर को आप कितनी तरीके से लिख सकते हो? पावर इज इक्वल टू W/T वर्क बाय टाइम, या P इज इक्वल टू V/R, या P इज इक्वल टू I² इंटू R, या P इज इक्वल टू V²/R। इन सब का यूज़ एज पर द कंडीशन होगा, लेकिन आपको इन सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। हाउ कैन वी राइट मैकेनिकल पावर इन अ मैनर सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक पावर? कैसे मैं राइट कर सकता हूं मैकेनिकल पावर को उस तरीके से कि वो इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर हो, यानी हाउ कैन आई मेक सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को आपको मैकेनिकल पावर के समान लिख के दिखाना है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि अभी मैंने डिस्कस किया कि P इज इक्वल टू क्या होता है W/T, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वही लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे वर्क किसका वर्क? मैकेनिकल पावर है तो मैकेनिकल वर्क होगा पर यूनिट टाइम। इस केस में भी P इज इक्वल टू W/T होगा, बस वहाँ पे इलेक्ट्रिकल था। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैकेनिकल पावर, एंड इलेक्ट्रिकल वर्क की जगह मैकेनिकल वर्क, बाकी सब कुछ सेम, यानी P इज इक्वल टू W/T पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे जो मेरा W है वो मैकेनिक्स के टर्म में क्या बताएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय T। यहाँ पे W की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस आपको इतना याद रखना है। मैकेनिकल के केस में W की जो वैल्यू है वो क्या होगी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय टाइम T। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द वॉट। अब वॉट क्या होता है? अभी मैंने देखा कि वॉट इज ऐसा यूनिट। ओके, चलिए देखते हैं। इफ 1 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन पर सेकेंड द इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वॉट। क्या बोला जा रहा है? अगर 1 जूल का काम हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास 1 वॉट की पावर है। 1 वॉट है मेरे पास, इलेक्ट्रिकल पावर 1 वॉट है ना। नाउ थर्ड है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कमर्शियल? देखिए, हाउस होल्ड जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका यूनिट अलग होता है। कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है उसका यूनिट अलग होता है। अब हाउस होल्ड के लिए तो मैं 1 वॉट यूज़ कर ले रहा हूँ। ओके ना, लेकिन कमर्शियली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होता है, तो हम उसे वॉट के टर्म में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा हमारे पास, तो हम उसे किलोवाट के टर्म में देखते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द किलोवाट इंटू आवर। किलोवाट इज kW इंटू H। now 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। 1 किलोवाट इंटू आवर जो कि इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। इट इज कॉमनली नोन एज द यूनिट। कमर्शियली कॉमनली नोन यूनिट है, इसे आप लोगों को याद रखना है।
ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 1W 1 वॉट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का 1 वॉट, ये काफ़ी छोटा यूनिट होता है। हेंस 1000 वॉट इज 1 किलोवाट। वहीं पे 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 वॉट। तो आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है। इट इज़ यूज एज अ यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिक पावर। ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक पावर को मेजरमेंट के लिए। इन प्रैक्टिस, जब भी हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करना चाहते हैं तो हम 1 किलोवाट का ही इस्तेमाल करते हैं। इफ 1 किलोवाट पावर इज यूज फॉर 1 आवर, इट विल मीन्स 1 किलोवाट इंटू 1 आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। अगर मैं 1 किलोवाट का पावर 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो इसका मतलब होता है कि 1 किलोवाट को मुझे 1 घंटे से मल्टीप्लाई करना है। इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने यूज़ किया है। चलिए देखिए, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यानी 1 किलोवाट लिख लिया मैंने, दैट इज 1000 वॉट। एंड 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला? 3.6 इंटू 10⁶ वॉट्स इंटू सेकेंड। ओके, तो वॉट सेकेंड विच इज कैन बी रिप्लेस बाय जूल्स। मैं इसे लिख सकता हूँ कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स की एनर्जी मैंने यूज़ की। हमसे कितना एनर्जी यूज हुआ है 1 घंटे में? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स की एनर्जी 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल हुई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे घर पे आता है, कमर्शियली भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको 10th स्टैंडर्ड में बता दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल शोज द कंजम्पशन ऑफ टाइम किलोवाट इंटू आवर्स एंड द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये मुझे कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में। कितना मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है उसे वो यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाएगा। इसका मतलब किलोवाट पर आवर में कन्वर्ट करके दिखाएगा। और उस यूनिट से कितना पैसा बनेगा, मतलब उस यूनिट के ऊपर आपका कितना पैसा यूज़ हुआ है, कितना पैसा लग गया उस उतने यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में होता है। यानी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक तो यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वो लिख के दिखाते हैं। उस यूनिट के लिए आपको कितना पैसा भरना पड़ रहा है वो होता है, एक अमाउंट और एक यूनिट होता है। तो ये दोनों ही आपको चेक करना है ऑलवेज, जब भी आपको लाइट बिल मिले तो। नाउ फाइंड आउट, पता लगाने की कोशिश कीजिए। चेक मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एलटीडी, ऑब्जर्व वेरियस डिटेल्स एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देम। The electricity bill specify the use in units. What is unit? आपको क्या करना है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिस से मिलता है। आपको उसमें देखना है कि कौन कौन सी डिटेल उसमें मेंशन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है और कितना यूनिट आपने यूज़ किया है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यूनिट का यूजेस में देखूंगा तो कॉस्ट मुझे पता चल जाएगा। तो ये यूनिट कैसे उन्होंने डिसाइड किया, हाउ दे विल डिसाइड द यूनिट। व्हेन 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इज कॉल्ड, इट इज टर्म एज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोला गया है कि जब आप 1 किलोवाट की एनर्जी को 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हो उसे ही कहा जाता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स आपका 1 यूनिट ऑफ एनर्जी बन जाता है। अभी हमने इसको कैलकुलेट करके ऊपर देखा था, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट डाउन कर लेना है। आपको यहाँ पे सिर्फ 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स लिखना है। ये आपका होता है 1 यूनिट। नाउ 4.2 इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है जूल्स लॉ अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। मान लीजिए द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस, एच अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एच स्टैंड फॉर हीट। कहाँ पे ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है? इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक ऐसे कंडक्टर के अंदर हीट एच प्रोड्यूस हो रहा है जिसके अंदर का रेजिस्टेंस आर के बराबर है। कब? व्हेन अ करंट आई फ्लो थ्रू इट, जब उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई इज फ्लोइंग
एट टाइम टी, कितने समय में इसको टाइम टी लग रहा है करंट आई को फ्लो होने में, जिसके वजह से रेजिस्टेंस आर प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर के ऊपर, और उस रेजिस्टेंस के वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। ये चीज़ें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं? दिस थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी अगर मैं टाइम का स्क्वायर कर दूंगा, इसका मतलब है कि जब मैं करंट का स्क्वायर कर दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और हीट बढ़ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज द टाइम विच इज द करंट फ्लो, वो समय जब करंट बह रहा था। तो मुझे कितना हीट मिलेगा? आई गेट हीट स्क्वायर ऑफ द टाइम्स ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ये सारी चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब क्या होता है, मैं आई स्क्वायर आर टी की जगह पे वी आई टी भी लिख सकता हूं, और इसकी जगह वी स्क्वायर बाय आर टी भी हम लिख सकते हैं। वी यानी यहां पे हम वी को पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलेंगे, यानी वी इज इक्वल टू आर आई, रेजिस्टेंस इनटू करंट। कहां पे? अक्रॉस द कंडक्टर, सारे कंडक्टर के अंदर जो वोल्ट आएगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो रेजिस्टेंस इनटू करंट के बराबर होगा। हेंस H इज एक्सप्रेस्ड इन जूल्स। इसके लिए हमें H को जूल्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। V यानी वोल्ट, एंड I इन एम्पियर्स, R इन ओम्स। यहां पे जो यूनिट्स यूज हो रहे हैं, हीट इन जूल्स, V यानी कि वोल्ट, करंट एम्पियर्स में, रेजिस्टेंस के लिए यूनिट यूज करेंगे हम ओम्स। फॉर टाइम t, और टाइम के लिए t सेकेंड, टाइम रिप्रेजेंटेड बाय t, और इसके लिए जो यूनिट यूज करेंगे हम सेकेंड यूज करेंगे। 1 कैलोरीज यानी 1 CAL कैलोरीज, 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। एक कैलोरी का मतलब होता है 4.18 जूल्स विथ V इन वोल्ट। कब? जब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में हो, करंट इन एम्पियर्स, एंड R इन ओम्स, टाइम इन सेकेंड। हेंस अब हमने जो ऊपर इक्वेशन देखा था वो सारे इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। H इज इक्वल टू, यानी हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाय 4.18 कैलोरीज। दैट इज, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर की जगह वी आई टी बाय 1.8 कैल, एंड फाइनली आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वी स्क्वायर टी बाय 4.18 आर कैलोरीज। हीट के लिए आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी याद रखनी होगी। तीनों फार्मूलाज याद किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मली आपको एक फार्मूला तो कोई भी हीट के लिए याद होना ही चाहिए जो करंट से प्रोड्यूस हो रहा है। इनका डेरिवेशन है, इनको डिराइव करके लिखा गया है, वैल्यूज पुट करके वैल्यूज का डिटर्मिनेशन किया गया है। ओके नाउ, तो अभी हम डिराइव सेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ फार्मूला, टर्मिनोलॉजी एंड फार्मूलाज के साथ डील कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में हम इनके डेरिवेशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूज, वायर्स एक्सेट्रा इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपने किन चीज़ों को गर्म होते हुए देखा है? जैसे अगर आपके घर पे लाइट बल्ब है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बल्ब जब जलता है थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, सूर्य बल्ब हो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन, घर में जो कपड़े को प्रेस करने वाला जो आयरन होता है वो, फ्यूज़ जो हमारे घर के बाहर में फ्यूज़ लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, वो वायर्स भी गर्म हो जाते हैं। ये सारी ही चीज़ें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही बेस हैं। चलिए इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉइल्ड कॉइल, एक घुमावदार जो कॉइल है, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो ये रेड हॉट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। यह है सोलोनॉइड कॉइल, आप सब इससे फैमिलियर होंगे। यह है बल्ब के अंदर एक सोलोनॉइड टाइप का कॉइल होता है।
आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द सोलोनाइड टाइप ऑफ कॉइल। ये जो एरिया है दिस इज द वैक्यूम और नाइट्रोजन। ये ग्लास का सपोर्ट होता है, दिस इज मेड बाय ग्लास। और यहाँ पे एक स्क्रू कैप लगा हुआ होता है, स्क्रू टाइट करने का कैप। और ये जो पूरा बाउंड्री है ये ग्लास बल्ब होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। ग्लास के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके इन चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है। ओके, वैक्यूम इसलिए रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइट एनर्जी मिले, हीट एनर्जी कम करने के लिए हम वैक्यूम रखते हैं ना। यह है आपका कॉइल। आप सब ने ही इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। कॉइल ऑफ अ कुकर, कुकर का कॉइल। कॉइल ऑफ अ हीटर, हीटर का कॉइल आपने देखा ही होगा। ओके नो। नेक्स्ट है 4.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है? When an electric current is passed through an electric resistor, electrical conductor, heat is produced in it. आपने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी कंडक्टर से, रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो क्या जनरेट करता है? हीट जनरेट करता है। ठीक है। पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वे कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है। दिस इफेक्ट कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था, वॉज डिस्कवर्ड बाय हेंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड। इसे हेंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड ने डिस्कवर किया था। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द ऑस्ट्रेड एंड इज नेम आफ्टर हिम। तो जो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड को मिला है, यानी जो यूनिट, जिस यूनिट में हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं वो ऑस्ट्रेड है। यह ऑस्ट्रेड हेंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड के नाम से ही डिराइव हुआ है। ऑस्ट्रेड डिस्कवरी, हेंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड, ये 1777 टू 1851 इनका वर्किंग पीरियड था, कार्यकाल था। ये डेनिश के फिजिसिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 1820 में। ही ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल व्हेन प्लेस नियर अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने देखा कि एक मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है जब उन्होंने उसे एक इलेक्ट्रिक वायर के बाजू में रखा जिसमें से करंट बह रही थी। द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब ऑन पेज नंबर 51 ऑफ द टेक्स्ट बुक, रेफर टू हिज डिस्कवरी। यह आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51 पे दे रखा है, आप वहाँ से इनके डिस्कवरी को रेफर कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है राइट हैंड थंब रूल। होप सो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें राइट हैंड का यूज़ होगा। तो सब लोग अपने राइट हैंड को ले लें। जैसे ही आप अपने राइट हैंड को लोगे तो उसमें देखिए कर्व्ड फिंगर्स आते हैं, ओके, और एक स्ट्रेच थंब आता है। गॉट इट। अब ये राइट हैंड रूल आपको क्या बताता है? इमेजिन दैट यू हैव होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए आपने अपने राइट हैंड में क्या पकड़ा हुआ है? एक कंडक्टर जिसमें से करंट बह रहा है, इसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, उसको आपने होल्ड करके रखा है अपने राइट हैंड में। ओके ना, अब क्या हो रहा है? इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। इस तरीके से कि आपका ये जो थंब है ये करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा रहा है। ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि आपका जो थंब है, स्ट्रेच्ड आउट थंब, ये किसका डायरेक्शन हो गया? करंट का डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ आई हो गया। ओके नाउ सेकंड थिंग, तो मेरा स्ट्रेच फिंगर जो हमने यहाँ पे फिंगर लिया हुआ है, ओपन फिंगर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स इज द मैग्नेटिक लाइन फोर्स प्रोड्यूस बाय द करंट। तो जो टर्न फिंगर है, ये जो आपका घूमा हुआ फिंगर्स है, ये किस चीज़ का डायरेक्शन शो कर रहे हैं? ये मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो ओवरऑल डायग्राम क्या बना? अगर इस डायरेक्शन में मेरा करंट आई फ्लो होगा तो इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस। नाउ हमारे पास थर्ड है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैंने देखा कि करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है
तो मैग्नेटिक लाइन्स इस डायरेक्शन में क्रिएट होंगी। ओके, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जिस भी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना करंट पास हो रहा है। ओके, जहां से जो भी करंट पास हो रहा है, तो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इसी चीज के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। ओके, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द गिवन करंट इन अ कंडक्टर डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंक्रीजेस। क्या बोला जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होते जाएगा अगर कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो अगर मैं ऐसा रोल वाला कॉइल ले लूँ, देखिए ये कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये काफ़ी, इसका इंटेंसिटी कम होगा क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इस तरीके का कॉइलिंग यूज़ करूँगा, ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने के कारण करंट उतना ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन गिवन कंडक्टर डिक्रीज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इफ द करंट इज अनचेंज्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस होगा कहाँ पे? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। अगर करंट इज अनचेंज, अगर करंट अनचेंज है, दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। इस करंट को, करंट अनचेंज है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम कम कर सकते हैं इंक्रीज करके वायर के लेंथ को। ठीक है, देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे जो आपको सर्कल, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक लाइन्स को, फोर्स को, एज शोन बिगर। एंड रेयर फील्ड ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वायर इंक्रीजेस, ये बड़ा दिखाया जाएगा रेयर फील्ड ऑफ डिस्टेंस वायर का इंक्रीज होने पे। इफ द करंट द वायर इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला? अगर करंट वायर के अंदर बढ़ गया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। सवाल क्या पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर वायर में से, जो कि करंट कैरी कर रहा था, सर्कुलर वायर है, उसमें से जब करंट कैरी हुआ तो उस करंट के बहने की वजह से, जब करंट उस सर्कुलर वायर में से बहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि एक सर्कुलर वायर में से करंट फ्लो हुआ। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द लूप। कह रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की किसी सर्कुलर वायर में से बहने की, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ मिलेगी? सेंटर ऑफ द लूप में। जो भी आपका लूप है उसका जो सेंटर होगा, ये आपका लूप, ये उसका सेंटर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी इस सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इन द केस ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर मैं सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल की बात करता हूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। उस कॉइल के अंदर कितने नंबर में टर्न हुआ है, कितनी बार उसे गोल गोल घुमाया है, इस बात के ऊपर आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विल बी n टाइम दैट प्रोड्यूस बाय अ सिंगल लूप। अगर n नंबर ऑफ टाइम टर्निंग n टाइम्स हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स बनेगा एज कंपेयर टू द सिंगल लूप। एक लूप एक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मान के चलिए आप, n लूप n टर्न n नंबर ऑफ n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम लिया हुआ है। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका कंडक्टिंग लूप है। इस जगह से यहाँ से
हमारा करंट फ्लो होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द कंडक्टिंग लूप। ये मेरा कंडक्टर है, यहाँ से करंट फ्लो थ्रू होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इन दोनों जगह पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये मेरा वो लूप है और ये लूप का सेंटर है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उसने क्या कहा है, इस लूप को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये सेकंड लूप, ये थर्ड लूप, ऐसे मैं एन टाइम लूप ले लेता हूँ, एन लूप ले लेता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने टाइम्स बनेगा, एन टाइम्स बनेगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलेनॉइड। गाइस, ये जो सोलेनॉइड होता है ये क्या होता है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। व्हेन अ कॉपर वायर with a resistive coating it wound in a chain of loop like a spring, it is called a solenoid। जब भी रेजिस्टिव कोटिंग वाला कोई वायर, कॉपर का वायर, उसको एक स्प्रिंग की तरह रोल कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे इसके ऊपर कोटिंग होती है, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम से समझेंगे। नाउ यह है हमारा सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड और उसका इक्वेशन, ये दोनों ही हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये है बैटरी, ये है स्विच, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके। ये कोटेड कॉपर वायर है जो एक स्प्रिंग की तरह यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, बी इज इक्वल टू म्यू एन एल। यहाँ पे जो बी है, दिस बी is magnetic field inside the solenoid, mu is the permeability of a medium, n is the number of the turn per unit length, and I is the current. Now अब हम डिस्कस करेंगे magnetic field due to a current in a solenoid. The magnetic field lines due to the current in a solenoid are similar to those in the case of the bar magnet. जिस तरीके से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको सोलोनॉइड में देखने के लिए मिलेंगी। सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर। क्या सिमिलर है इनका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, किसका, बार मैग्नेट का और सोलोनॉइड का। सोलोनॉइड और बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट एंड विथ इट वी कैन मैग्नेटाइज आयरन एंड सम अलॉय। फायदा क्या हुआ कि जब भी सोलोनॉइड के अंदर हमारा करंट बहेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा तो वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। अब ये जो बार मैग्नेट है ये किस जगह काम आएगा, ये किसी आयरन को मैग्नेटाइज करने के काम आएगा या कुछ अलॉयज को मैग्नेटाइज करने के काम आएगा। इसीलिए कह रहे हैं जब भी करंट कैरी करेगा सोलोनॉइड तो वो बिहेव करेगा बार मैग्नेट की तरह, यानी सोलोनॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया करंट की वजह से और वो बार मैग्नेट बन गया। अब वो क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा आयरन और कुछ एलॉयज को। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, मतलब मेरे पास एक वायर है, अगर उस वायर से करंट बह रहा है और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा वो देखेंगे। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्टेड by a magnetic force when placed in a magnetic field. जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्ट होगा उसके ऊपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अज्यूम टू बी स्ट्रेट एंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द फील्ड। अब जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है फोर्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कंडक्टर से बहने वाले करंट के ऊपर, उस कंडक्टर को किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, यानी करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आपका कंडक्टर यानी करंट ले जाने वाला जो चालक है, कंडक्टर है, वो कितना लंबा है, हम मान के चल रहे हैं कि वो स्ट्रेट है। एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, जो डायरेक्शन ऑफ द करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द फील्ड। तो जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल। फोर्स मुझे मैक्सिमम कब मिलेगा, जब डायरेक्शन करंट और फील्ड का राइट एंगल होगा, राइट एंगल पे मिलेगा।
द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट एंगल पे हैं एक दूसरे के, तो मुझे मैक्सिमम फोर्स देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा? करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब आपस में राइट एंगल होंगे तब मुझे फोर्स मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। द फोर्स इज जीरो व्हेन द करंट एंड द फील्ड हैव द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो जाए। इसको समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रखा है, चलिए उसे देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये है मेरा मैग्नेट, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस इज माई मैग्नेट। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज माई कंडक्टर, ये है मेरा कंडक्टर। कंडक्टर यानी करंट को ले जाने वाला वायर या एल्यूमिनियम वायर, ये है वो। अब इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। और कमाल की बात है कि इस कंडक्टर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो अब मेरा ये जो कंडक्टर है ये एक प्रकार के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये किसे एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो अब ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड हो गया? एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड हो गया, दूसरा करंट के ऊपर डिपेंड हो गया, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, और क्या बोला गया है कि ये हमेशा आपस में राइट एंगल होने चाहिए तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। कौन राइट एंगल होना चाहिए? करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, अगर ये राइट एंगल है तो मुझे मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट अगर सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो मुझे फोर्स नहीं मिलेगा, जीरो फोर्स मिलेगा। ओके, नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए, फ्लेमिंग्स ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया था, उसे डिस्कस कर लेते हैं। द लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर आर स्ट्रेच्ड सो एज to be perpendicular to each other. If the index finger is in the direction of the magnetic field and the middle finger points in the direction of the current, then the direction of the thumb is the direction of the force on the conductor. क्या कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल कहता है कि इसमें जो आपका 3 उंगलियां इन्वॉल्व होंगी, इसमें आपकी 3 उंगलियां इन्वॉल्व होती हैं। पहला थंब, दूसरा इंडेक्स फिंगर, तीसरा मिडल फिंगर। इन लोगों को इस तरीके से रखना है कि तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, यानी तीनों आपस में 90-90 डिग्री बना रहे हैं। ओके, ना अगर आपका इंडेक्स फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है तो मिडल फिंगर आपको करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, और जो आपका थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। इसको समझने के लिए हमने ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है, चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका थंब, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज योर मिडल फिंगर। आपको इस तरीके से इन तीनों को रखना है कि इनके बीच में ऑलवेज 90 डिग्री बनना चाहिए, तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हों। ओके, तो जो एफ है, फोर्स यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर, आप देख सकते हैं थंब के साथ फोर्स है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ बी विद द इंडेक्स फिंगर, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। एंड आई इज द करंट इन द वायर, आई क्या है? करंट इन द वायर, जो कि मिडल फिंगर पे है। तो आप इजीली अपने हाथों को लेके इस तरीके से बना के देख सकते हो लेफ्ट हैंड रूल। आप अपने हाथ को अज्यूम कर लीजिए, इस तरीके से तीनों को बाहर स्ट्रेच आउट कीजिए तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, चलिए जानते हैं। हम सब ने ही इलेक्ट्रिक मोटर अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ किया है। वी ऑल फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिक मोटर, हम सब जानते हैं क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, इनका वेरियस यूज़ होता है। बट आपको एग्जाम में इसे लिखना कैसे है? अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको कुछ की पॉइंट्स लिखनी पड़ेगी जिसको लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए देखते हैं। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उससे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये उस सिद्धांत पे काम करता है जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दूंगा तब मुझे मोटर बन के मिलेगा। ओके, और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स के कारण वो गोल गोल घूमेगा। आपका पंखा हो जाए, घर का लाइट हो, घर का पानी का मोटर हो जाए, ये सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि उसमें एक वायर्स का गुच्छा होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और फिर उस वायर में से करंट पास की जाती है जिसके वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये फोर्स आपके मोटर को घुमाने के लिए यूजफुल होता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द मोटर। हम सब जानते हैं कि ये मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर इन डेली यूज फॉर रेफरेंस। यहाँ पे फोटो दे रखा है, आप देख सकते हैं ना। यूज ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या होता है वो देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज इन अ मिक्सर, ब्लेंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, टेप रिकॉर्डर, हेयर ड्रायर, रिकॉर्ड प्लेयर, ब्लोअर, इलेक्ट्रिक कार, रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक केन्स, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, इलेक्ट्रिक ट्रेन, कंप्यूटर, पंप एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक मोटर वास्ट जगहों पे यूज होता है। हमारे घर में पंखा, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, इलेक्ट्रिक फैन, रेलवे प्ले, टेप रिकॉर्डर, हेयर ड्रायर, पानी का मोटर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, इन सारी जगहों पे इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज होता है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके ना, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। अ गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल होता है डिटेक्ट करने के लिए करंट, सर्किट के अंदर जो करंट बह रहा है उसे पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स पॉइंटर इज यूजली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसके कांटे में जो डिफ्लेक्शन आता है वो इसके अंदर बहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ज़्यादा आपको पॉइंटर यानी कांटे में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। द डिफ्लेक्शन इज इन द आइदर साइड ऑफ द जीरो मार्क एट द सेंटर ऑफ द स्केल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। गैल्वेनोमीटर में आपका कांटा ऐसे सीधे रहता है, ये दोनों साइड में कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पे जीरो होता है, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ये आपका गैल्वेनोमीटर। ओके तो डिफ्लेक्शन किसी भी तरफ हो सकता है। डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। नाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी मॉडिफाइड सुटेबली टू मेजर करंट इन एन एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस एज एन इन अ वोल्ट मीटर। जो गैल्वेनोमीटर है इसे मॉडिफाई किया जा सकता है अपने हिसाब से, जिससे कि हम करंट एमीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर में भी इस्तेमाल हो सकता है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलिए देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन एन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, चलिए पता लगाते हैं। इंडक्शन यानी जनरेट होना, अपने से पैदा होना, जनरेट होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया है, यानी इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसे आगे समझते हैं हम। द प्रोसेस बाय विच द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस यानी यहाँ पे जनरेट, क्रिएट बोल सकते हैं आप। ऐसी प्रक्रिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एक कंडक्टर में चेंज हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इंड्यूस यानी क्रिएट हो रहा है करंट किसी दूसरे कंडक्टर के अंदर, ऐसे करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके नाउ अ करंट कैन बी इंड्यूस इन अ कंडक्टर आइदर बाय मूविंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। करंट पैदा हो सकता है, जनरेट हो सकता है किसी कंडक्टर के अंदर, या तो मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा के या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके हम किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके या उसका डायरेक्शन चेंज करके या मैग्नेट को आगे बैक एंड फोर्थ घुमा के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831 and independently by Joseph Henry in 1830। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डिस्कवरी है वो माइकल फैराडे ने की 1831 में, और सेम समय पे 1830 में जोसेफ हेनरी ने भी इसका खोज कर लिया था। हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, चलिए उसे डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यह है गैल्वेनोमीटर जो कि बताएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई कि नहीं, इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हुआ कि नहीं। कब? यह है कॉइल, दिस इज माय कॉइल,
ये कॉइल है, कंडक्टर है, इसे ही हम बार बार कंडक्टर कह रहे हैं। ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल के अंदर बाहर करता हूँ, बैक एंड फोर्थ करता हूँ, या मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज करता हूँ, तो मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। दिस डिफ्लेक्शन इंडिकेट द इंडक्शन ऑफ अ करंट इन अ कॉइल बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन ये बताता है, गैल्वेनोमीटर में जो भी आपका डिफ्लेक्शन आएगा, वो डिफ्लेक्शन ये बताएगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई कब, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तब। नाउ try this is given on your textbook page number 57. Collect the material as shown in a figure 4.4. Complete the circuit by connecting the galvanometer. आपको जैसा 4.4 में अभी फिगर में जैसा आपको डायग्राम दिया है और जैसे मटेरियल्स दिए हुए हैं उस तरीके से उनको कलेक्ट करना है, अरेंज करना है और सर्किट को कंप्लीट करना है गैल्वेनोमीटर की मदद से। कीप द बार मैग्नेट, आपको क्या करना है, कीप द बार मैग्नेट इरेक्ट इन अ सच अ वे दैट इट्स नॉर्थ और साउथ पोल इज जस्ट बिलो द कॉपर वायर। आपको बार मैग्नेट को इस तरीके से रखना है कि कॉपर वायर के नीचे या तो नॉर्थ या तो साउथ पोल आ जाए। ठीक है, अभी हम डायग्राम से समझेंगे। नाउ इफ द वायर इज कीप मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर गेट डिफ्लेक्टेड। अगर आप वायर को ए से बी तक हिलाते हो तो आपको डिफ्लेक्टेड यानी डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा पॉइंटर में, पॉइंटर गेट डिफ्लेक्टेड। ओके, आपका जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का जो काटा है वो हिलता हुआ दिखाई देगा। नाउ दिस इज कॉल्ड द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर फिक्स्ड। अब क्या करना है, मैग्नेट को घुमाना है, वायर को फिक्स रखना है। द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट डिफ्लेक्टेड, और इस बार भी आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ये रहा वो डायग्राम फिगर 4.4। ये क्या कहता है, इफ कंडक्टिंग वायर इज कीप मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज प्रोपोर्शनल टू इट। अगर कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया गया तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट घूमने की स्पीड के ऊपर के लिए प्रोड्यूस होगा, प्रोपोर्शनल होगा। नाउ अब यहाँ पे डायग्राम में ये दो पोल हैं, ये पोल से एक वायर गया है। ओके, आपको ए से बी वायर को बार बार हिलाना है। मैग्नेटिक फील्ड है, आप इसे कैसे भी नॉर्थ या साउथ पोल ऊपर रख सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, बस आपको मैग्नेटिक फील्ड रखना है, या तो नॉर्थ या तो साउथ ऊपर की तरफ होना चाहिए। ओके, नाउ तो क्या होगा, जब आप वायर को हिलाते हो तो यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। क्लियर। अब आप क्या करते हो, वायर को सीधा रखते हो और मैग्नेट को हिलाते हो, मैग्नेट को गोल गोल घुमाते हो, तो भी आपको डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। यही इस एक्टिविटी से साबित होता है। आप इजीली इसे घर पे कर सकते हो। ओके, गैल्वेनोमीटर की जगह आप कोई लाइट ले सकते हो, बल्ब ले सकते हो जो कम वॉट में जल जाए। ओके, नाउ Faraday's law of induction. Whenever the number of the magnetic line of a force passing through a coil changes, a current is induced in the coil. क्या बोला गया है, जब भी कोई गोल घूमने वाले कॉइल में से मैग्नेटिक फोर्स लाइन पास होगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ओके, या आप मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएं किसी कॉइल में से, एक कॉइल ले लिया आपने, वायर का बंडल ले लिया। ओके, और उसके अंदर से अगर आप मैग्नेट घुमाओगे तो करंट इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। नाउ अभी हमने डिस्कस किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। स्ट्रेच द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दिस पोजिशन द थंब indicate the direction of a motion of a conductor and the index finger the direction of the magnetic field and the middle finger show the direction of the induced current। क्या कहा जा रहा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि आपको अपने राइट हैंड को लेना है, उसमें से 3 उंगलियां आपकी काम करेंगी, पहला थंब, फिर से इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर। तो इसमें इन तीनों को इस तरीके से रखना है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसमें जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ कंडक्टर। ओके, इसमें थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन मोशन ऑफ अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर जो मोशन का डायरेक्शन है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स फिंगर आपको इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इंडेक्स फिंगर बताएगा। एंड द मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, और मिडल फिंगर बताएगा आपको कि किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं। नाउ अभी हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखेंगे। ये कहता है कि आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड योर मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में आपका करंट आएगा, इस डायरेक्शन में मोशन या फोर्स आएगा, एंड इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे आपका करंट, फोर्स, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसको समराइज करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड
रूल को भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। नाउ देखिए लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ करंट। ओके, तो आप इन दोनों को ही कंपेयर करके पढ़ सकते हो। ओके, नाउ अब फर्क क्या है कि लेफ्ट हैंड रूल इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर, लेफ्ट हैंड रूल आपका इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज होता है, बट राइट हैंड रूल यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर, राइट हैंड रूल आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ तो इसे आप इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डायरेक्ट करंट रिप्रेजेंटेड बाय डीसी एंड अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंटेड बाय एसी। अ नॉन ऑस्किलेटरी करंट दैट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। एक ऐसा करंट जो ऑक्सीलेट नहीं होता, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है, उसे कहते हैं डीसी करंट। ये है आपका डायरेक्ट करंट। इसे नॉन ऑस्किलेटरी करंट भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक ही दिशा में बहता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट या डीसी करंट कहते हैं। अ करंट दैट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट एसी। ऐसा करंट जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज करते रहे, उसे कहते हैं अल्टरनेट करंट। ओके, तो अल्टरनेट करंट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, दिस इज द अल्टरनेट करंट एंड दिस इज द डायरेक्ट करंट। कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक जनरेटर। ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल जनरेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक डिवाइस कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो वर्किंग है वो बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। अ जनरेटर प्रोड्यूसिंग अ डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड द डीसी जनरेटर एंड द प्रोड्यूसिंग अल्टरनेट करंट इज कॉल्ड द एसी जनरेटर। वो जनरेटर जो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करेगा उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। वो जनरेटर जो अल्टरनेट करंट को प्रोड्यूस करेगा उसे एसी जनरेटर कहते हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जैसे इलेक्ट्रिक पावर V स्क्वायर बाय आर, ये आपको याद रखना है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 किलो वाट इंटू आवर्स दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, quantity of heat H is produced by electric current that is equal to I square RT or V IT or V square by R into T। आप लोगों को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का उसको किसने, हैंस क्रिस्टिन ऑर्स्टेड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस इन ऑर्स्टेड। जो इंटेंसिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसे ऑर्स्टेड यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल्स फैराडे एंड इंडिपेंडेंटली बाय जोसेफ हेनरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया गया था माइकल फैराडे और सेम समय पे इंडिपेंडेंटली जोसेफ हेनरी ने भी डिस्कवर किया था। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया इसके बारे में। अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द presence of a current in a circuit as well as for some electrical instrument। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट के अंदर डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी वो यूज होता है। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज और 50 साइकिल पर सेकेंड। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की वो 50 हर्ट्ज है, यानी 50 साइकिल पर सेकेंड। नाउ अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे आपके लिए MCQ दे रखा है, चलिए डिस्कस कर लेंगे। क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिंग एंड राइट इट अलॉन्ग विथ इट्स अलॉटेड अल्फाबेट्स। ठीक है, आपको MCQ है, करेक्ट सही आंसर को पता लगाना है और उसको अल्फाबेट के साथ लिखना है। आपको एग्जाम में भी ऐसे आएगा, ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। पहला हमारा क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ करंट इज कॉल्ड। वो डिवाइस
जो करंट प्रोड्यूस करने के काम आता है उसे क्या कहते हैं? अ जनरेटर, उसे जनरेटर कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, जब भी कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? जो करंट है सर्किट के अंदर वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या इंक्रीज इन स्टेप्स होगा? तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। जब भी कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज गिवन बाय, क्या बोला है? द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड along a straight conductor carrying current is given by, आपके ऑप्शन हैं द राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, नन ऑफ दोज। द एक्चुअल आंसर इज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। आपको ये याद रखना है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 100 ohms. If it's carry a current of 1 ampere for 10 seconds, the heat produced will be 1000 joules. The actual answer is 1000 joule. इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आप अभी इसे एज सच राइट डाउन कर लें। If a potential difference of a 220 watts is applied across the electric bulb, a current of 0.45 amperes flow in the bulb. What must be the power of the bulb? The power of the bulb is 99 watts. Electromagnetic induction means, electromagnetic induction का मतलब क्या होता है? Generating of a current in a coil due to a relative motion between the coil and the magnet. Electromagnetic induction का मतलब होता है कि जनरेट करना करंट किसी कॉइल के अंदर रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के बीच में। हमने ये सारी पॉइंट्स को ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हुआ है। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक डायग्राम ले रखा है। ये डायग्राम आपको इंडिकेट करता है क्या? राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अ गिवन ऑब्जर्विंग। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। स्टेटमेंट किसके लिए हमें देखना है? मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेच करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके लिए हमें देखना है। चलिए फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक लाइन है फोर्स का प्लेन के अंदर वो परपेंडिकुलर होगा स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द कंडक्टर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी जो मैग्नेटिक लाइन है फोर्स का वो पैरेलल होगा कंडक्टर के हर साइड ऑफ द कंडक्टर के हर बाजू से पैरेलल मैग्नेटिक लाइन्स निकलेंगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर गोइंग रेडली आउटवर्ड। ये क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट कि जो मैग्नेटिक लाइन है फोर्स का वो परपेंडिकुलर होगा कंडक्टर के और वो बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, लास्ट वन, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स आर इन अ कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल विद द वायर एज द सेंटर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ये क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक लाइन है फोर्स का किसी कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल में वो वायर के साथ होगा और सेंटर पे होगा, विद द वायर्स एज द सेंटर। जो वायर है वायर के साथ सेंटर पे इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, और उसके लिए क्या है जो प्लेन है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो वो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स आर, जो मैग्नेटिक लाइन है फोर्स का किसी कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल का वायर के साथ सेंटर में, तो वो हमेशा प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर रहेगा कंडक्टर के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइब विथ अ नेट डायग्राम। कौन सा डिवाइस प्रोड्यूस करने के काम आता है इलेक्ट्रिसिटी, इसको आपको बताना है, उसका डायग्राम भी नेट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कुछ ऑप्शंस, इलेक्ट्रिक मोटर, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी, वोल्टमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी। ओके, इसका डायग्राम हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। ओके, नाउ ये है वो डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट डीसी के लिए। ओके, अब ये डायग्राम में क्या क्या यूज़ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मटेरियल, प्रोसीजर सब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। मटेरियल देख लेते हैं। कनेक्टिंग वायर चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, मीटर चाहिए, की प्लग्स चाहिए। ये हमारे मटेरियल्स हैं। अब प्रोसीजर देखते हैं।
क्या है प्रोसीजर? कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द अकॉम्पेइंग फिगर, आपको नीचे दिए गए हुए फिगर के हिसाब से इस सर्किट को कनेक्ट करना है। आफ्टर टेकिंग द कंपोनेंट विथ प्रॉपर वैल्यूज, सारे कंपोनेंट्स को सही जगह पे लगाने के बाद मेजर द करंट आई, आपको सबसे पहला काम करना है कि मेजर करंट आई कर लेना है। ऑल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी, यानी जो वोल्ट डिफरेंस ए बी के बीच में आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी आपको मेजर करना है। बिटवीन द एंड ऑफ द ए एंड बी ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ए और बी एंड से आपको वो मेजरमेंट ऑब्टेन हो जाएगा, मिल जाएगा, आपको इजीली वहाँ से मेजर करके ले लेना है। द पोटेंशियल एट ए इज हायर देन द पोटेंशियल एट बी, आप जब मेजर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो पोटेंशियल है ए का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पोटेंशियल ऑफ द बी। एज द पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, ये जो पॉइंट ए है वो कहाँ पे कनेक्टेड होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल के पे। एंड द पॉइंट बी टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, यानी ए आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल के, एंड बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। दिस इज माई ए एंड बी रजिस्टर्स, यहाँ पे आपको ये ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पे आपको बी पे कम पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा ए है दिस इज कनेक्टेड ऑन पॉजिटिव साइड एंड दिस बी इज कनेक्टेड ऑन अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका सेल है। ओके, ये भी रजिस्टर्स, यहाँ से आपको वोल्ट डिफरेंस मिल जाएगा मेजर करने के लिए, ये आपका की है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट आई। ओके, होप सो आपको डायग्राम समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है। एक तो आपको डायग्राम पूछेगा तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ओके, लेबल कर देना है उनको। सेकंड चीज, जो सेकंड क्वेश्चन आपका इसके ऊपर बन सकता है वो क्या हो सकता है? इफ अ चार्ज क्यू फ्लो फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपका जो चार्ज है फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, आपका चार्ज ए से बी की तरफ यहाँ पे फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं ए से बी की तरफ आपका चार्ज फ्लो हो गया। ओके, फ्रॉम वर्क वी ए बी, आपको जो वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा? वोल्टेज ए बी मिलेगा, क्योंकि ए से बी की तरफ आपका फ्लो हो रहा है। क्यू, जो चार्ज हैज़ बीन डन ऑन क्यू वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, आपको कितना क्यू मिलेगा जब आप ए से बी की तरफ जाओगे? रेफर करना है, इसके लिए आपको रेफरेंस दिया है चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 9 का, वहाँ से आप एक बार रेफर कर लें। ओके, ना फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क, अब सवाल ये है कि कहाँ से वो ताकत आएगी इस काम को करने के लिए। इसका एक्चुअल आंसर कुछ इस तरीके से है, द सोर्स ऑफ द एनर्जी इज द सेल, सेल ही एनर्जी का सोर्स है, यानी अगर सेल नहीं है तो आप कोई भी वर्क डन होगा नहीं। द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज क्यू, अब सेल ही वो एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ द चार्ज टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क वी ए क्यू इज परफॉर्म। अब चार्ज आया, चार्ज आने की वजह से वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा और इन सब के बाद आपका जो वर्क है क्यू ए बी वो डन होगा। इफ द चार्ज क्यू फ्लो फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी, अगर आपका चार्ज क्यू ए से बी की तरफ जाता है कुछ समय में, दैट इज द वर्क इज परफॉर्म्ड इन टाइम टी, इसका मतलब क्या है? जितना टाइम चार्ज को लगेगा ए से बी जाने के लिए उतने ही समय में आपका वर्क डन होगा, वही टाइम है आपका वर्क डन होने का। देन ड्यूरिंग दिस टाइम द एनर्जी वी ए बी इज गिवन टू द रजिस्टर, और उसी समय पे जो आपका एनर्जी है वी ए बी क्यू वो आपके रजिस्टर को मिल जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक पावर दैट इज आई स्क्वायर आर, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है। नाउ मैग्नेटिक पोल एग्जिट इन पेयर, हमेशा मैग्नेट के दो साइड होते हैं, पेयर होता है हमेशा नॉर्थ एंड साउथ, ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेट, सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंटली ऑस्ट्रेट द्वारा भी डिस्कवर किया गया था। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एज वी गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड क्या इंक्रीज होगा जब आप मैग्नेट से दूर जाओगे? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, कभी नहीं, मैग्नेटिक लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ओके ना, फिर क्या बोला है? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यस, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, गलत। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके ना, इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी एसी इज 50 हर्ट्ज, ट्रू, सही बात है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है।
मार्च 20 में इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से घुमा के पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट्स आवर। ट्रू। जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मेजर करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ द किलोवाट पर आवर्स पे, किलोवाट आवर्स में मेजर करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे जनरेटर बोला है, तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस इज ट्रू। नाउ स्प्लिट रिंग्स आर यूज इन अ डीसी जनरेटर एंड इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। यस, स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल होता है डीसी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलम्स। कॉलम्स के जरिए इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी हुई थी। फैराडे फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। फैराडे ने क्या पाया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रोटेशनल मोशन। द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ट्रू। जब भी आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ट्रू। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इन इंडिया एसी चार्ज डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड्स। यस, ये भी ट्रू है। इन इंडिया द पीरियोडिक टाइम ऑफ एसी इज 0.02 सेकेंड्स। जो पीरियोडिक टाइम है इंडिया में एसी के लिए वो 0.02 सेकेंड्स है। आपको ये सारी स्टेटमेंट्स को याद रखना है डेफिनेटली, नंबर ऑफ टाइम्स इन्हें पढ़ना है, समझना है। ऑल स्टेटमेंट्स को हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है, तब मैंने आपको ये ट्रू फॉल्स बताया है। आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। आप इसे याद रखें क्योंकि याद रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो आप इसे चाहिए तो 2 to 3 टाइम्स लिख लें, पढ़ लें। ओके, इजी टू मेमोराइज हो जाएगा। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं फाइंड द ऑड मैन आउट, गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपको फाइंड द ऑड मैन आउट करना है और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स, जनरेटर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जनरेटर ये अलग है। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज जनरेटर। जनरेटर इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रिमेनिंग दिस डू नॉट। ओके, तो आपको याद रखना है जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और बचे हुए लोग ये नहीं कर सकते, मतलब ये तीनों वो काम नहीं कर सकते जो जनरेटर कर सकता है। तो इसमें से ऑड मैन आउट कौन हो गया, जनरेटर हो गया। वॉल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, लेकिन थर्मोमीटर एक टेम्परेचर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो द करेक्ट आंसर इज थर्मोमीटर। इट मेजर द टेम्परेचर, द रिमेनिंग 3 मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ये तीनों वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के काम आते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के काम आते हैं। बट थर्मोमीटर ये टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। तो ये ऑड मैन आउट हो गया। थर्ड है हमारा लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द ऑड मैन आउट इज मैग्नेट। इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल, द रिमेनिंग 3 कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। क्या बोला गया है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या करता है, ये एक्सर्ट करेगा फोर्स किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, और बचे हुए 3 जो हैं वो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे लाउड स्पीकर साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करेगा, माइक्रोफोन वो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर ये इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेट ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स डालेगा किसी अनदर मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर, वो मैग्नेटिक फोर्स डालने की कोशिश करेगा। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई इट। आपको भी इसमें से ऑड मैन आउट ही बताना है। फ्यूज वायर, एमसीबी, रबर ग्लोव, जनरेटर। अभी हमने इसको डिस्कस किया, द करेक्ट आंसर इज जनरेटर। तो आपको याद रखना है, क्यों वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑल अदर्स आर रिलेटेड टू द सेटिस्फाई मेजर टू अवॉइड द मिसशिप ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आपको ये याद रखना है। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं मैच द करेक्ट पेयर्स। ये 1 मार्क्स के लिए आएगा, जुलाई में आया था इलेक्ट्रिक करंट, इसका एक्चुअल आंसर है द एम्पियर। ओके, तो आपको ये याद रखना है। अब हम देखने वाले हैं नेम द फॉलोइंग। ये 1 मार्क्स के लिए आता है, काफ़ी ईजी है, आपको बस 1 वर्ड में आंसर देने की कोशिश करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंसिडर एज अ फ्री पार्टिकल्स मूविंग इन अ मेटेलिक कंडक्टर। क्या बोला है, एक नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होता है जिसको हम
फ्री पार्टिकल मानते हैं और जो फ्रीली मूव होता है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर वो कौन है? द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और वो फ्रीली मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी घूम सकता है, वन एंड से दूसरे एंड वो जा सकता है आराम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन एम्पियर। कौन सी क्वांटिटी है जो एम्पियर्स में एक्सप्रेस होती है? द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन ओम्स। ऐसा कौन है जिसको ओम्स में एक्सप्रेस, यानी किसका यूनिट ओम्स है? ओम्स किसके लिए यूज होता है? ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम्स होता है। द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन वोल्ट। किसके लिए हम वोल्ट का यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो आपको ये याद रखना है। द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन जूल्स। वर्क एंड एनर्जी के लिए हम यूनिट जूल्स का यूज करते हैं, यानी कोई वर्क और एनर्जी को किस के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? जूल्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन वॉट। पावर के लिए हम वॉट का यूनिट यूज करते हैं, ठीक है ना, काफ़ी ईजी है। द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन किलो वॉट पर आवर। इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम जो यूनिट है किलो वॉट्स पर आवर का यूज करते हैं। अ कंपोनेंट यूज टू कंट्रोल द करंट। रजिस्टर। करंट को कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, इतना आपको याद रखना है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर। एमीटर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है? दैट इज अ वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। द रेशियो ऑफ अ वर्क डन टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ट्रांसफर्ड। जो रेशियो होता है वर्क डन का किसी क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ट्रांसफर के लिए वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। द अलॉय ऑफ अ NiCr MnNFe निकल क्रोमियम मैग्नीशियम फेरेट। इनसे कौन सा अलॉय बनेगा? निक्रोम बनेगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द ओम। सभी हमने डिस्कस किया। द मेटल यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। टंजस्टन। टंजस्टन की मदद से हम इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं। एन अलॉय यूज टू प्रिपेयर अ कॉइल ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज एन इलेक्ट्रिक हीटर। निक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर में जो एलॉय यूज होता है, जो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज करते हैं, दैट इज अ निक्रोम, तो आपको याद रखना है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलॉय यूज टू मेक द फ्यूज वायर। लीड एंड टीन। द आंसर इज लीड एंड टीन। लीड और टीन की मदद से हम फ्यूज वायर्स बनाते हैं। द यूनिट सेम एज द वॉट सेकेंड। द जूल्स, ठीक है, आपको याद रखना है। अ यूनिट फॉर इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। द ऑस्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी किससे रिप्रेजेंट होता है? यूनिट क्या है उसका? ऑस्ट्रेट है। द साइंटिस्ट इन हुज हॉनर SI यूनिट ऑफ अ पावर इज नेम। जेम्स वॉट। किस साइंटिस्ट के सम्मान में हमने ऐसे पावर को वॉट दिया है? जेम्स वॉट के सम्मान में हमने पावर का यूनिट वॉट रखा है, तो आपको वो याद रखना है। A device that convert the electric energy into mechanical energy, that is electric motor। ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। A device that convert mechanical energy into electrical energy, that is electric generator। आपको ये दोनों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाउ इफ इन द सर्किट द रजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ मोटर, in which form will the energy given by the cell get transformed into। एक सर्किट है, उसके अंदर आप रजिस्टर की जगह मोटर लगा देते हो, तो आपको जो सेल की एनर्जी है वो किस फॉर्म में बाहर मिलेगी? यानी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर की वजह से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वो आपको बताना है। द एनर्जी गिवन बाय द सेल विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉपर कॉइल इन द मोटर। वो एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जो एनर्जी सेल की है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हुई? क्योंकि इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर कॉपर कॉइल्स लगे हुए हैं। मोटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसके अंदर कॉपर कॉइल्स लगे हैं, वो कॉपर कॉइल इस सेल की एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। नाउ यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले रखा है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला है एक्सप्लेन द टर्म शॉर्ट सर्किटिंग। व्हाट डज अ शॉर्ट सर्किट लीड टू। आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट सर्किट का टर्म क्या होता है शॉर्ट सर्किट के वक्त। हाउ डज अ शॉर्ट सर्किट फॉर्म्स। पहले तो आपको ये बताना है शॉर्ट सर्किट का फॉर्म क्या है। व्हाट इज इट इफेक्ट, और उसके इफेक्ट क्या है। ये दोनों ही सवाल एक जैसे हैं, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर, अगर ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो इनका आंसर सेम होगा।
इफ अ पेयर लाइव वायर फेस एंड पेयर न्यूट्रल वायर टच टू ईच अदर, कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या बोला गया है, अगर आप लाइव वायर को यानी फेज वायर को न्यूट्रल वायर से टच करते हो, उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आते हो, तो क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द, जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, बिकम वेरी स्मॉल, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। हेंस यूज वेरी हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। रेजिस्टेंस कम हो गया तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट। इस कंडीशन को ही शॉर्ट सर्किट बोला जाता है और शॉर्ट सर्किटिंग। In this case, a large amount of the heat is produced and the temperature of the component involved become very high, hence the circuit catch fire. इस केस में क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ही इतनी बड़ी मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण जो सर्किट है वो कैच कर लेता है फायर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी मिलूंगा मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।